तो एक तो देखिए, जब लग्नेश ही है और मार्केश के प्रबल मार्केश के नक्षत्र में है, तो ये तो वैसे भी गड़बड़ है, नोट कर लीजिएगा। जी। लग्नेश अगर प्रबल मारक के नक्षत्र में हो तो एक कारण शारीरिक बाधा का ये बनता है, और बड़ा बनता है। अगर कुछ और गड़बड़ मिला तो ज्यादा गड़बड़ी कर देगा। दूसरा, शनि बुध तो उनका अगर आप, विष्णु मान से गुरुदेव। अभी उस पे चल रहे हैं, शनि यहाँ पर ठीक ठाक दिख रहा है, शुभ ग्रह की राशि में तीसरे भाव पर है। गड़बड़ी थोड़ी सी है शनि चंद्रमा का, तृतीय का ये जो संबंध है, तृतीय एकादश, ये थोड़ा गड़बड़ होता है। मंगल का केतु के साथ किसी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था, मंगल का केतु के साथ होना ठीक नहीं होता, विशेष रूप से चौथे में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, मंगल केतु की युति ठीक नहीं होती है। यहाँ पर बुध जो है विष्णुमांस में है, सूर्य के साथ है, अस्त नहीं है। एक तो शुक्र की गड़बड़ी मिल गई आपको। और पता नहीं आप लोग आदत डाल पाए हैं कि नहीं डाल पाए हैं, जब भी कम उम्र की कुंडली आती है तो मैं त्रिशांश को देखने के लिए बोलता हूँ। जब आपने ये सवाल पूछा, तुरंत मेरे दिमाग में ये आया कि आपने त्रिशांश तो नहीं देखा होगा। देखे थे देखा गुरुजी मैंने। त्रिशांश उसमें आपने? शुक्र सबसे ज्यादा गुरुजी मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा कुंडलियों में शुक्र जो है अष्टम भाव में आ रहा है। मैंने सारी 60 कुंडली देखी, मेरे कुंडलियों में शुक्र सबसे ज्यादा पीड़ित आ रहा है उसमें। वर्ग कुंडलियों में ज्यादातर अष्टम भाव में आना, पीड़ित होना, मार्केश के नक्षत्र में होना, ये है एक कारण। दूसरा, आप त्रिशांश पे जब आएंगे तो यहाँ पे आत्मकारक सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है। जी। ठीक है। देखिए, कुछ योग बनते हैं, जैसे कुछ चीजें जो हम पढ़ते हैं ये जनरल एनालिसिस होता है, और कुछ चीजों के योग बनते हैं। जैसे गुरु चंद्रमा एक साथ है तो गजकेसरी योग, ये अपने आप है, इसमें अन्य और कुछ देखना नहीं होता है कि हाँ ये गजकेसरी योग हो गया। इसी प्रकार से कुछ योग बनते हैं कि यहाँ पर देखिए, चौथे भाव में क्रूर ग्रह, यहाँ भी क्रूर ग्रह, यहाँ भी क्रूर ग्रह। ठीक है। चार केंद्रों में बालक जिंदा है क्योंकि गुरु लगन में बैठा है, जीव कारक गुरु होता है, लगन में बैठा है, इसलिए बालक जिंदा है। अगर यहाँ भी क्रूर ग्रह होता तो बालक मर जाता। ठीक है। अब यहाँ पर लगातार तीन ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का होना, इसमें बुध एक शुभ ग्रह है लेकिन ये अब मायने नहीं रखेगा क्योंकि क्रूर ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक हो गया है। शनि का चंद्रमा पे दृष्टि होना, और उससे भी बड़ा ये सब काम ज्यादा कर गया योग, क्योंकि लग्नेश जो है वह मारक शुक्र के, मंगल के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है। लगन की डिग्री भी जीरो आ रही है। जी। पहले तो लगन का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जीरो डिग्री का लगन है तो कैसे डिसाइड करें? सबसे पहले हम क्या देख लें, मातृकारक ग्रह को, चंद्रमा है। फिर कहाँ चले जाएं? चतुर्विशांश कुंडली में चले जाएं। चतुर्विशांश कुंडली, चंद्रमा मातृकारक, चंद्रमा कहाँ बैठा है चतुर्विशांश में? सप्तम में बैठा है। पंचम भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। गुरु के साथ इसका संबंध बनना था या पंचम भाव से बनना था। लगन तो तुला ही रहेगी, क्योंकि अगर हम चंद्रमा का पंचम भाव से संबंध लेंगे तो ये जो 17 बजे का समय उन्होंने नोट किया है, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, 5-6 मिनट। उतना अंतर तो घड़ी से आ जाता है। अलग अलग घड़ियों में मतलब लगन यही रहेगा, कुंडली यही बनेगी। चंद्रमा को यहाँ पे लेके आना, यहाँ पर
पंचम भाव में लाना है। 2 मिनट और बढ़ाएंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य कारण भैया त्रसांश कुंडली से निकल के आएगा। पैर वाला भाव कौन सा होता है? एकादश भाव होता है। नहीं, पैर वाला संपूर्ण पैर को 12वां भाव दर्शाएगा। जैसे ये पैर का घुटना है, ये क्या है? पिंडली है। लेकिन संपूर्ण पैर के लिए 12वां भाव उत्तरदायी हो जाता है। ये पूरा पैर है, पैर का निचला वाला हिस्सा या संपूर्ण पैर भी। जब भी कुंडली देखेंगे 12वां पीड़ित होगा तो पूरे पैर में कहीं भी दिक्कत हो सकती है। ये पीड़ित होगा तो सिर्फ पैर के घुटने में, ये होगा तो पिंडली में, लेकिन ये होगा तो पूरे पैर में कहीं भी। यहाँ त्रसांश में कौन बैठा हुआ है? राहु बैठा हुआ है। उसी के साथ में केतु आ गया है। जब भी त्रसांश में राहु केतु एक साथ आते हैं तो वो गड़बड़ तो होता ही है। लेकिन अगर ये राहु केतु 8वें या 12वें में आते हैं, छठे में उतने गड़बड़ नहीं है, लेकिन 8वें और 12वें ऐसी कुंडली हमने एक बार पहले क्लास में भी ली थी, नोट भी कर लीजिए सब लोग। त्रिशांश कुंडली के अष्टम व द्वादश भाव में राहु केतु का एक साथ होना बालक के लिए गंभीर परेशानी लाती है। ऐसे ये कुंडली आई थी, उसको क्या होता था? खून आता था शायद मुंह से या क्या, देखे थे क्लास में ही चला था एक आध महीने पहले, उसमें भी यही कॉम्बिनेशन था। अब अगर लग्नेश थोड़ा सा अच्छा हुआ होता, ज्यादातर कुंडलियों में अष्टम में जा रहा, और प्रबल मार्केश लग्नेश का जो शत्रु है मंगल उसके नक्षत्र में है, तो इसलिए यह दुष्प्रभाव ज्यादा बढ़ गया। लग्नेश मजबूत होता है जब ना, तो वो दुष्प्रभावों को झेलता है, कमजोर होता है तो दुष्प्रभावों को नहीं झेल पाता। ठीक है। बृहस्पति के कारण जिंदा रहा, बृहस्पति केंद्र में होता है तो आयु वृद्धि का नियम लगता है। बृहस्पति के साथ साथ अगर शनि भी केंद्र में आ जाए तो भी आयु वृद्धि का नियम लागू हो जाएगा। तो इस कुंडली में गुरु जी बृहस्पति इसके लिए केंद्र में है। इसके लिए उपाय क्या बताएं हम, क्या ठीक रहेगा? उपाय ना बताइए, ओके। ठीक नहीं होगा। ओके। तो उपाय बताने जैसे बहुत से आप ही लोगों में से बहुत से लोग कभी कभी पूछते हैं, तो जब हमको ये लग जाता है कि चीज नहीं ठीक होनी है तो उपाय हम बताते नहीं है, इनको उपाय नहीं बताइए, ठीक नहीं होंगे ये। अच्छा, ऐसे गुरु जी एक कुंडली में ना आंखों में कैंसर हो गया है बच्ची के, चार हम्म। साल की उम्र में कैंसर हो गया। अच्छा, तो एक चीज अभी और जानिएगा, 12 वर्ष की आयु तक होने वाली बीमारियां और परेशानियां ये प्रारब्ध के तगड़े दुष्प्रभाव होते हैं। 12 साल की आयु तक होने वाली भयंकर, जैसे आप देखिए एक बालक है, मिठाई खा रहा है, दिन भर खा पी रहा है, खेल कूद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, 12 साल 15 साल तक। वही जो बालक मिठाई फास्ट फूड आइसक्रीम चॉकलेट खा रहा, वही अगर हम आप खाएं तो बीमार हो जाएंगे। तो वो बालक जो खा रहा नहीं असर हो रहा, यानी उसका प्रारब्ध ठीक है, वह बचपन एंजॉय करेगा खा। लेकिन अगर किसी को 12 वर्ष की आयु तक दिक्कत हो रहा है तो वह कर्मदंड भोगने आया है, और उसके कर्मदंड में उसका ही योगदान नहीं होता। 12 वर्ष तक की आयु तक जो भी अस्थाई परेशानियां देने वाले योग होते हैं उसमें माता और पिता के कर्मों का भी योगदान होता है। 3 कर्म बनते हैं, एक तो उस जातक के स्वयं के, लिखा गया है शास्त्र में, साफ साफ लिखा गया कि 12 वर्ष, ये बालारिष्ट योग जो होता है जिससे बचपन में बालक की मृत्यु होती है, उसमें बालक और उसके माता पिता तीनों के कर्म इंक्लूड होते हैं। और हम आते ही यहाँ पर हैं कर्मों का फल भोगने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा कर्म फल बुढ़ापा या जवानी में ही, जन्मते ही कुछ लोगों को मिल जाता है। तो ये जो दूसरा आंख वाला बता रहे हैं उसको बताइए तो।
4 जनवरी 2008। समय। 11:07 रात के। जन्म स्थान। आगरा। आंखों का कैंसर। जी। एनालिसिस आप लोग थोड़ा करिए। आंख कहाँ से देखते हैं आप? द्वादश भाव से, द्वितीय भाव से ना। द्वितीय और द्वादश से। जी। इनका लग्न विष्णु मांस में है। लग्न का विष्णु मांस में होना हमेशा स्वास्थ्य बाधा देता है, इसका वीडियो भी बनाए थे। झेलना इनका तो सब शनि लग। भी विष्णु इनका शनि विष्णु मांस में, गुरुदेव। सिंह राशि में 14 अंश का है, हाँ विष्णु मांस में है। जी। लगन विष्णु मांस में शनि यहाँ पर ज्यादा दिक्कत दे दिया केतु के साथ हो करके। गुरुजी, इनका लगन विष्णु मांस में भी है, मृत्यु भाव में भी है अच्छा, लगन। त्रसांश त्रसांश पे जाइए। बगल में है त्रसांश, अभी कुछ लिखाया हूँ। 12वें में देखिए राहु केतु है, साथ में कि नहीं है? जी। सामने दिख रहा है। राहु केतु देखिए 12वें में एक साथ है यहाँ पर। जी गुरुदेव। त्रसांश में राहु केतु का एक साथ 12वें और 8वें में गड़बड़ योग है। लगन विष्णु मांस में है, शनि वैसे भी गड़बड़ी करता है, आंख तिरछी दे दे, कुछ लोग तिरछा देखते हैं ना। तो 12वें जी। में तिरछा देखना या आंखों की दिक्कत समस्या आप केतु के साथ भी बैठ गया तो सड़न गलन सर्जरी। चंद्रमा देखिए नीच राशि में है, चंद्रमा से भी आंख देखते हैं सूर्य। चंद्रमा द्वितीय और द्वादश भाव, ये चीजें बनती है। तो चंद्रमा भी नीच राशि में है और सूर्य के एकदम पीछे बैठा है, अस्त है पूर्ण रूप से। सूर्य और चंद्रमा क्या है? आंख है, जी अपने सौर गुरुदेव, मंडल आँख की है। पृथ्वी की आंख है। हम्म। सूर्य दिन की आंख है, चंद्रमा रात्रि की आंख है। हम्म। तो चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो गया, 12वां एकदम पीड़ित हो गया विष्णु मांस, और ये त्रिशांश से देख लीजिए। क्योंकि अभी 2008 का जन्म है तो बालक ही है, बाल्यकाल में आने जी। वाली परेशानियों के लिए देख लेना है। तो यही दिक्कत है यहाँ पे। कितना कितना उपाय कराया जाएगा, चंद्रमा नीच का है। लगन विष्णु मास, शनि केतु की युति गड़बड़, शनि विष्णु मास में भी यहाँ भी। शनि का इनको बताइए दान और जप तगड़ा, केतु का बताइए, चंद्रमा का बताइए, और राहु केतु ये का गुरु जी, बताइए। ये काफी गरीब हैं, तो मुझे इनका खुद ही कराना है, तो मैं इनका शनि का केतु का करा देता हूँ अपने से। तो कुछ फायदा मिल जाएगा इनको। पहले शनि का कराइए, शनि केतु का कराइए। चंद्रमा का कुछ दान करा दीजिएगा, राहु का केतु का भी। ये गरीब है, और बेटी की कुंडली है, बेटी है ये। तो मैं सोचा कि इसका करा देते, जो कुछ अच्छा फायदा हो जाए तो अच्छा रहेगा। शनि का और केतु का जपदान दोनों करा दीजिए, शेष चंद्रमा का और राहु का जी। दान सिर्फ करवा दीजिएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट इनकी आएगा लगन तो ठीक। इनका लगन का कुछ हो सकता है, लगन मृत्यु भाव में भी है, विष्णु मास में भी है। नहीं हो सकता है। एक सच्चाई यह भी है राजीव जी की हर चीज हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आए तो अंततः अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। तो जब तगड़ा कार्मिक संयोग बना है तो भोगना ही है। भाई बारिश हो रही है तो चलिए छाता ले लीजिए, ठीक है। बाढ़ ही आ गई है तब क्या करेंगे? सब डूबेंगे, हम भी डूबेंगे।
तो जब विकट स्थितियां हैं तो कुंडली में वही बाढ़ वाली चीजें हैं। तो ये समझना चाहिए कि जीव आया है जो कर्म करके उसको काटेगा भोग करके। इसीलिए कहा जाता है अच्छे कर्म। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि अरे फला व्यक्ति न पूजा करता है, न पाठ करता है, न मंदिर जाता है, न अच्छे कर्म करता है, तब भी सुखी है। सुखी है कि नहीं ये तो उससे पूछिए। कुछ लोग किसी का घर गाड़ी देख करके जान लेते हैं सुखी है। दूसरे नंबर पे वो आज गड़बड़ कर रहा है तो उन कर्मों का संचय कर रहा है, भोगेगा उसे। क्योंकि शरीर तो जाएगी, जीव आत्मा तो बहुत पुरानी है, ये तो चलती रहेगी। इंसान मकान बदलता रहता, कपड़े बदलता रहता है, ऐसे यह जीव आत्मा शरीर बदलती रहेगी, जीव आत्मा रहेगी वही पुरानी ही। और कर्मों को वो भोगेगी, उसके लिए कोई नया बात नहीं है कि ये बालक था। वो जिस बालक को अपंगता हुई ना हमारे आपके नजर में कि ये नवजात शिशु है, इसने कौन सा पाप कर दिया पैदा होते ही। वो शरीर ने पाप नहीं किया है जो उसको मिला है, पूर्व जन्मों से वो कर्म का बंधन आत्मा। इसीलिए बार बार कृष्ण ने गीता में क्या कहा, यही कहा कि तू सिर्फ कर्म कर, कर्म पे कर्म, कर्म कर्म ही बोला गया है पूरी गीता में, कि तू कर्मों से मुक्त हो ही नहीं सकता है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, जैसा कर्म करेगा उसका फल तो मुझे बांधना है बंधन। तो जीव आत्मा जैसा कर्म करके आएगी भोगेगी। इसलिए अच्छे बनिए, सच्चे बनिए, लोगों की मदद करिए। आपके द्वारा किसी का अहित ना हो, किसी का हृदय ना दुखे। हृदय तो दुखी जाता है, हृदय कितना बचाएंगे। सबका ज्यादा बचाएंगे तो अपना हृदय दुखी हो जाएगा, लेकिन अपने माध्यम से किसी का अकल्याण ना होने पाए। अब सब लोग हथौड़े थैंक यू उठा गुरु, रहे थैंक हैं। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु, थैंक यू। धन्यवाद। मुझे मुझे ये पूछना है, अभी बोलते हैं लोग तारा लग रहा है, तारा लगने का मतलब क्या होता है? अगर आप अगर अपन सीख रहे हैं इतना मुहूर्त वगैरह, तो तारा लगना क्या बोले तो वो वत तारे में आ रहा है या वो क्या क्या है एग्जैक्टली तारा लगना? तारा लगना पता नहीं क्या है, अलग अलग जगह पर कुछ चीजों को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अब हमारे यहाँ जैसे तारा बोले लगना, कि 12 12 अप्रैल से तारा लग रहा है 2.5 महीने का, तो अभी कोई शुभ शादियां नहीं होगी, शुभ कार्य नहीं होंगे, तो तारा क्या लगना है लाइक तो व्हाट? उसी को हमारे यहाँ अस्त बोला जाता है कि शुक्र अस्त हो रहा है। तारा लगना वहां बोलते हैं, हमारे यहाँ तारा अस्त होना बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पर जो जैसे बोला जाता हो उस अर्थ में विवाह नहीं होगा, यानी शुक्र अस्त हो गया, फिर तो अभी शुक्र सर उदय शुक्र होगा। अस्त होने वाला है क्या? अभी शुक्र अस्त होने हाँ, वाला है क्या अप्रैल में? हाँ अप्रैल हाँ तो में वही होगा। शादी नहीं, शुक्र ही नहीं, बृहस्पति अभी अस्त होगा तो भी नहीं होगा शादी विवाह। शुक्र और बृहस्पति जब उदित रहेंगे तभी शादी विवाह होगा शुभ। इसीलिए घर की साइत नहीं बताई जाती, गृह प्रवेश नहीं कराया जाता, शादी नहीं कराया जाता, नई वधू को नहीं लाया जाता। शुक्र और बृहस्पति दोनों शुभ ग्रह हैं। ये दोनों जब उदय रहेंगे तभी ये मांगलिक कार्य होंगे। क्योंकि अगर बृहस्पति अस्त है तो बृहस्पति क्या है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, वो अस्त हो गया। और शुक्र वैभव है, तो ये दोनों चीज सब चाहते हैं कि बुद्धि, विवेक, ज्ञान और वैभव ये मिले। इसीलिए जब ये दोनों ग्रह उदय रहते हैं तब विवाह होता है। ठीक है। प्रणाम रिंकू गुरु जी जी। बताइए। प्रणाम। गुरु जी, एक कुंडली देख रही थी मैं। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। एक कुंडली में देख रही थी तो उसमें कारक बुध था, और बुध दशम भाव में बैठ के विष नवांश में है। तो उसका क्या उपाय बताया जाए? बुध का स्टोन पहना दीजिए। अच्छा, स्टोन पहनने से विष नवांश का वो खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा बुध को और बल मिलेगा, प्रदर्शन थोड़ा अच्छा और करेगा। केतु के साथ भी बैठा है बुध। तो तो केतु के लिए कुछ नहीं, बुध के लिए स्टोन पहना दीजिए। अच्छा, धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। सब लोग केतु हेडिंग डाल के रखिए, केतु ही पढ़ना है ना, राहु तक हाँ हो जी, गया था।
हाँ बोलिए कैलाश जी, कुंडली से जुड़ा ना पूछिए, जनरल क्वेश्चन हो तो कोई पूछिए। गुरु जी, ये कुंभ लग्न का कुंडली है। इसमें मेरा खाली क्वेश्चन ये ऐसा था, वो चंद्र इसमें नीच का है, दसम भाव में बैठा है। इसके साथ में शनि जो है, शनि शनि है, शनि और चंद्र का युति है। तो ये 20 नवमांश है। यहाँ पे ये तो लग्नेश, मेरा क्वेश्चन यही है, ये लग्नेश का कितनी उम्र है इनकी? अ, इनकी अभी 2017 में इसका जन्म था। तो अभी 17 उन्नीस सौ 23 बालक है। ठीक है, अपने जीवन में बहुत नीच नीच कर्म करेगा ये। हाँ, नहीं, इसका मैं, मेरा प्रश्न यही है कि ये जो इसका चंद्र का जो है, मोती कोई प्रेस्क्राइब किया है, मैंने कहीं पे बात की है तो चंद्र के लिए स्टोन पहनने के लिए बताया गया है। इसमें मेरे हिसाब से छठे भाव का स्वामी है ना चंद्रमा। हाँ, इसको नहीं पहनना चाहिए ना स्टोन। बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, जितना अधिक से अधिक दान कर सकें करें, जब कराएं। गलत स्टोन कोई पहना मैं, के गड़बड़ कर देंगे। ये मेरा घर के बगल में है तो मेरे को पूछ रहा था, तो मैंने सोचा ये तो ठीक है, गलत कर दिया। जब ये गलत। बालक बड़ा होगा तो इससे सतर्क रहिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई, कर्म भाव में नीच का ग्रह जो है नीच वृत्ति के कर्म करवाता है। हाँ, शनि साथ भी में है। शनि भी बैठा है, तो हाँ चोरी डकैती भी करेगा। शनि चंद्रमा की युति है, शनि नीच का है। खुद तो लग्न में दुखी केतु है। रहेगा मानसिक रूप से, और जो भी इसका साथ पकड़ेगा वो भी दुखी रहेगा। लग्न में केतु भी है। हम्म। चंद्रमा का जप और दान करवाइएगा, ठीक। चलिए, अब डाउट लेंगे कभी एक साथ सबका। केतु को पूरा आज करने दीजिए। अच्छा, राहु और शनि का एक साथ लिखाए थे, तो राहु के लिए दो चार बातें एक्स्ट्रा बोल दे रहा हूँ। राहु महाराज जो हैं, कैसे ग्रह हैं? शनि जैसे। विचित्र विचित्र ग्रह हैं। तो राहु से प्रभावित व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है ना, वो बड़ा रहस्यमयी होता है। लगन पे, लग्नेश पे अगर राहु का प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति जैसा दिखेगा वैसा होगा नहीं, और जो होगा वो आप देख नहीं पाएंगे। भीतर से छली कपटी रहेगा तो बाहर से इतना ईमानदार दिखेगा सीमा जी, कि भाप ही नहीं सकते आप उसे। बाहर से अगर दुष्ट देखने में लग रहा है भाषा बोली व्यवहार से, तो अंदर से वो ठीक निकलेगा आपको। मतलब राहु के व्यक्तित्व का जजमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो ये, और राहु का जो स्वभाव होता है, अनम्यूट नहीं करेंगे, हाथ अभी ना उठाइए, अब क्लास चलने दीजिए, दे देंगे क्लास एक दो दिन बाद। राहु का जो नेचर है, स्वभाव है, ये है स्वार्थी स्वभाव। राहु क्या है? स्वार्थी स्वभाव का। सप्तम में बैठेगा तो वैवाहिक जीवन में स्वार्थ भर देगा। लगन में बैठेगा तो व्यक्तित्व में स्वार्थ भर देगा। और जो इंटर कास्ट मैरिज के क्वेश्चन आएंगे उसमें भी राहु को देखना होगा। राहु शनि और केतु का सप्तम भाव सप्तमेश कारक पर इन्फ्लुएंस देखेंगे आप, जब सवाल होगा इंटर कास्ट मैरिज का। अक्सर प्रेम विवाह के केस में ही ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कुशल जी नोट करिए, कोई पूछ लेगा तो कहाँ जवाब देंगे। सातवां भाव सप्तमेश और कारक पर शनि राहु केतु का इन्फ्लुएंस, अगर ये बिगड़ा हुआ इन्फ्लुएंस है तो और भी प्रबलता है इंटरकास्ट मैरिज के लिए। और ऐसी स्त्रियां जिनके
साथ पति नहीं है, ऐसी स्त्रियों के प्रति राहु खींचता है, या उम्र में ज्यादा बड़ी स्त्रियों की तरफ राहु खींच सकता है अगर अन्य स्थितियां कुंडली में बनी हुई हैं। जैसे चरित्र के विश्लेषण के लिए शुक्र बहुत जरूरी है, मंगल बहुत जरूरी है, सातवां घर जरूरी है। सातवें में नीच का ग्रह शुक्र, नीच का शुक्र मंगल की युति, शुक्र चंद्रमा का बिगड़ा हुआ साथ, ये सब चरित्र को बिगाड़ता। अब अगर उसमें राहु आ गया तो ऐसे व्यक्ति उम्र से ज्यादा बड़ी स्त्रियों के प्रति, नशा पानी करने वाली स्त्रियों के प्रति, या जिनका अपने पति के साथ साथ नहीं है, ऐसे स्त्रियों के प्रति खींचता है। केतु कारकत्व में तो आप जानते हैं कि इसमें भी वही आता है, सबसे बड़ा कारकत्व तो इसका काटना, छाटना, टर्मिनेशन, ये सब। चंद्रमा के साथ बैठा हो तो आपकी माता जी का कोई ना कोई ऑपरेशन करा दे, या माता जी को एक बार टूट फूट हुई हो। सूर्य के साथ हो तो पिता का ऑपरेशन, या पिताजी टूटे फूटे हों। मंगल के साथ हो तो भाइयों से रिश्ता ही तोड़ देगा, या भाइयों को कुछ ऐसे मतलब, या तो उस रिश्ते को खत्म करेगा या उस रिश्ते को के शरीर को तोड़ेगा। सातवें में हो तो जीवन साथी के साथ टूट फूट या ऑपरेशन। तो ये वही काट छांट का ग्रह है, टर्मिनेटर है, ये याद रखना है। और केतु की एक विशेषता है, यह वांडरिंग प्लैनेट है, भटकता हुआ ग्रह है। इसके पास सिर है ही नहीं, सिर्फ धड़ है, तो धड़ सिर्फ चलेगा, देखेगा नहीं। और मोक्ष का कारक है। राहु मुख है सर्प का और केतु पूंछ है। तो जो मुख है वो क्या है? वो भोग और बंधन में बांधने का कारक है। राहु निगलेगा, माया में फंसाएगा, और जब निगल चुका होगा, केतु का हिस्सा शुरू होगा, तो माया से बाहर निकलने का रास्ता देगा। क्योंकि इस संसार का नियम है भैया, कोई भी इंसान कहीं फंसता है तो फंस के उलझता है, जूझता है, बेचैन होता है, अंत में निकलता ही निकलता है। किसी भी रिश्ते में बहुत ज्यादा उलझन, तकलीफ, बेचैनी, तनाव होने लगा, आप उसको सहेंगे, झेलेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वह अपने चरम पे पहुंचेगा, और उसके बाद आप वहां से बाहर निकल जाएंगे, चाहे वो संबंध तोड़ के निकलना हो, चाहे जैसे होता है ना। अक्सर वैवाहिक जीवन में होने वाले परेशानियों में अक्सर यही होता है। लोग बहुत दिन तक झेलते हैं कि ये सुधरे, हम सुधरे, तनाव, टेंशन, झगड़ा, अंत में डाइवोर्स। क्योंकि इंसान जब पीड़ा के और अशांति के चरम चोटी पर पहुंचेगा तो निकलेगा। अंत में सबको शांति ही चाहिए, पीयूष जी। तड़प लेगा, बेचैन हो लेगा, कुछ भी कर लेगा, या तो मरेगा या तो निकलेगा बंधन को तोड़ के। तो ये केतु बंधन से निकालने का काम करता है, राहु बंधन में डालने का काम करता है। तो अब इसमें जो है, शनि हो चाहे राहु हो चाहे केतु हो, जेल, विदेश यात्रा या विदेश गमन, और सुसाइडियल थॉट्स या टेंडेंसीज के लिए ये तीनों उत्तरदायी होते हैं, राहु केतु शनि। फॉरेन ट्रेवल, सुसाइडियल टेंडेंसीज, जेल वगैरह, या हॉस्पिटलाइजेशन लंबे समय के लिए, इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं।
जो तंत्र विद्या है ये ये केतु में आती है। राहु में भी आता है, लेकिन राहु वाली जो तंत्र विद्या है वो निम्न योनियों की आती है। भूत प्रेत पिशाच। और केतु जो है बड़ा तांत्रिक बनाता है। सड़ना, गलना, कैंसर, सफेद दाग, कुष्ठ रोग, ये सब केतु में आएगा। विवाह के लिए केतु जो है समर्थक नहीं है। और विघटन पैदा करता है विवाह और संतान में। संतान के मैटर में गर्भ नष्ट करेगा। किसी के पंचम भाव में केतु देखेंगे तो कोई ना कोई संतान गर्भ नष्ट हुई होगी। सप्तम में होगा तो वही है, पत्नी का चीड़-फाड़ करा दे या रिश्ते ही चीड़ दे, निर्भर करेगा भाव के स्वामी पर और कारक पर भी। भाव का स्वामी भी गड़बड़ है, कारक है तो डाइवोर्स, अन्यथा जीवन साथी का ऑपरेशन। सातवां भाव ससुराल भी है तो ससुराल से भी संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा, मतलब परेशानी के साथ विवाह और संतान में परेशानी देता है। इसका जो विचार होता है, जैसे राहु का विचार क्या लिखा आपने, ये धोखेबाजी है, छल कपट का विचार। शनि का क्या है, मूल स्वभाव आलस्य का। ऐसे केतु का मूल स्वभाव क्या है, केतु का मूल स्वभाव है छोड़ना, हटना, भागना। काम छोड़ छोड़ के व्यक्ति भगे, पारिवारिक जिम्मेदारी से भगे, मतलब यह भागने में विश्वास रखता है, जिम्मेदारियां नहीं उठाना पसंद करता है। यह एक सूखा ग्रह है, जहां बैठता है उस भाव की तरलता को सोख लेता है। चेहरा सूख जाए, ओंठ सूखे, गला सूखे तो परेशानी होती है ना, ऐसे जहां बैठेगा वहां सूखापन भाव में डालेगा। शनि ईसाइयों को रिप्रेजेंट करता है, राहु इस्लाम कम्युनिटी को, और केतु, सॉरी, ये राहु जो है इस्लाम को, केतु ईसाई को, मतलब इंग्लिश कम्युनिटी को। बृहस्पति हिंदुज्म को। शनि जैसा रहेगा वो आस्तिक आस्तिक होगा कि नास्तिक, ये शनि। ऐसे अंग्रेज में, ऐसे मुस्लिमों में। पढ़ने के विषय इसके कौन कौन से होते हैं, एक तो सर्जरी ही हो जाएगी जब काटने पीटने का है ये कारक, सर्जरी हो गई। आयुर्वेद हो गया, तंत्र मंत्र से उपचार की विधि हो गई। नक्शा वगैरह बनाना। सार्वजनिक सेवाएं हो गई। सभी के लिए अगर कोई सेवा शुरू की जाए।
जड़ी बूटी हो गया, धर्म उपदेशक हो गया, तोड़ फोड़ करने से कोई जुड़ा साइंस है, पोकलैंड मशीन हो गई, जेसीबी हो गई, बुलडोजर हो गया। इसकी आकृति ध्वजा जैसी होती है, झंडे की आकृति। शनि की आकृति धनुष जैसी थी। रंग इसका बहुरंग है, कई रंग वाली चीजें। घर का पिछला द्वार या खिड़कियां इसमें आती हैं। फ्रंट डोर नहीं, बैक डोर से कुछ भी एग्जिट होना हो तो आ जाता है। घर के अंदर जो सीढ़ियां हैं वो इसमें आती हैं। बाहर से अगर कोई सीढ़ी है तो वो शनि में आएगा, घर के अंदर से सीढ़ी है तो वो केतु में आएगा। अच्छा, काटना वाटना है तो दर्जी का भी काम तो इसी में आएगा, सिलाई वगैरह भी। सिलाई में भी तो काटना ही है। सांप जैसी कोई भी चीज हो, रस्सी हो गई, डोरी हो गई, जंजीर हो गया, बच्चों का पालना हो गया जिसमें डोरी लगी रहती है, झूला बना रहता है। जहां भी रस्सी डोरी लगा हुआ है, ये जो कुछ लोग घर में अर्गन बोलते हैं, कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए बनाते हैं, अर्गन समझती हैं राजी जी? डोरी बांध देते हैं ना एक पोल से दूसरे पोल पर या छत पे कहीं, और उसी पे कपड़ा सुखाते हैं। तो ये केतु में आएगा। डोरी बांध दीजिए या कोई लकड़ी बांस और कपड़ा सुखाइए तो वो सब भी केतु में ही आएगा। दवा की दुकान वगैरह आ जाएगी, मिट्टी के बर्तन इसी में आते हैं। खाद्य पदार्थ में क्या आएगा दिनेश जी? खाद्य पदार्थ में शनि राहु केतु तीनों के बासी खाना आता है। इसीलिए ऐसे लोग फास्ट फूड वगैरह पसंद करते हैं, पहले से बना रहता है। पाव रोटी पहले से बनी रहेगी, चाउमीन पहले से बना आएगा, सिर्फ तलना होता है। बासी, तीखा, कड़वा, कड़वी चीजें। कुत्ते भी इसी में आते हैं, जानवर में। तितली इसी में आएगी, चूहा आएगा, गिलहरी आएगी। तिल हो गया, काले रंग की चीजें, काला तिल, काला उड़द, कई रंग का कंबल। चीनी, सिंदूर, वही काला कपड़ा, काला रंग, काला फूल। हम्म। देखिए, चाहे चीज नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल, काले रंग का कोई गुलदस्ता रखे हैं, काला फूल है उसमें, तो वो इसी में आएगा।
वैसे नेचुरली शायद ही कोई काला फूल होता हो, लेकिन वो आर्टिफिशियल है तो भी इन्हीं ग्रहों में आएगा। लाल गुलाब चाहे नेचुरल हो चाहे प्लास्टिक का हो, सूर्यमंगल में हो जाएगा। देवता में गणेश जी हैं, भैरव जी हैं और साधु सन्यासी हैं। ये केतु का कारकत्व हुआ। ये केतु में आएगा। अब कुछ विशेष चीजें नोट कराएंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जहां बैठा हुआ है, ऐसे नोट कर लीजिएगा, कोई भी ग्रह जहां बैठा हुआ है उस ग्रह से त्रिकोण स्थान जैसा होगा, जैसा होगा अच्छा बुरा, वह ग्रह उस भाव के लिए वैसा ही फल देगा। यानी आकलन करते समय ये देख लेना है कि ग्रह से त्रिकोण स्थान कैसे हैं, क्योंकि त्रिकोण क्या होता है, पंचम और नवम। पंचम मतलब पूर्व जन्मों के पाप पुण्य, और नवम क्या है, वर्तमान जो मिलना है और भविष्य में क्या होगा। तो किसी भी भाव से पंचम नवम ये बता देता है कि इस भाव के लिए पूर्व जन्मों का जो संचित कर्म है वह कैसा है। तो संचित कर्मों का फल कैसा मिलेगा ये निर्भर करेगा, और वर्तमान के कर्म ये दोनों मिलके फल देंगे, और वर्तमान के कर्म फिर अगले जन्म में संचित पुण्य या पाप में चले जाएंगे। थैंक यू सर। सर जैसे अगर केतु अकेला बैठा रहता है किसी भी घर में, वो पांचवे आ रहा है किसी भी घर से, तो उसको अपन कैसे प्रिडिक्ट करेंगे केतु या राहु अगर अकेले अकेले आ रहे हैं तो? किसी भी हाउस से, समझो फिफ्थ में आ रहा है या नाइन्थ में आ रहा है तो? इस पे पहले भी बताया हूँ, केतु राहु जहाँ है उस भाव का स्वामी कैसा है इस पे उनका फल निर्भर करता है। भाव के स्वामी को देखना जरूरी है। वृषभ राशि में केतु है और शुक्र नीच का है, क्योंकि इसको विस्थापक ग्रह बोलते हैं निर्मल भूषण जी। कोई ग्रह जिस राशि में है उस राशि का स्वामी उसका विस्थापक ग्रह होता है। भाव का स्वामी क्या है, भाव का मैनेजर है, प्रबंधक है। प्रबंधक अच्छा होगा तो भाव में बैठा ग्रह कंट्रोल में रहेगा। तो राहु केतु जहां बैठे हैं उसका लॉर्ड कैसा है ये देखना है, उसके साथ बैठे कौन से ग्रह हैं ये देखना है। ठीक है। अकेला केतु अच्छा नहीं है। राहु तो भी चलेगा लेकिन अकेला केतु ठीक नहीं होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो देख ना पाता हो, केतु देख नहीं पाता है क्योंकि वह क्या है, सिर है नहीं, धड़ है। कहते हैं ना सिर धड़ से अलग हो गया, धड़ मतलब नीचे वाला हिस्सा, इससे अलग। तो सिर्फ धड़ है, देखेगा नहीं। इसीलिए अगर उसके साथ कोई प्लानेट होता है
तो वह प्लैनेट उसे गाइड कर देता है। अब एक बात और समझ लीजिए, देखिएगा, एक ही भाव में एक से अधिक ग्रहों का होना। जैसे यहाँ पर देखिए सूर्य और गुरु की युति है। ग्रहों की युति के फलादेश के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ। जैसे पीछे और भी चीजें बताई गई हैं तो वो भी देखेंगे। जब दो ग्रह युति करते हैं तो दो करें, तीन करें, पांच करें, कोई भी ग्रह युति करें, तो यहाँ पर डिग्री बहुत मायने रखती है ग्रहों की। क्योंकि भाव एक ही होगा, राशि एक ही होगी, तो जजमेंट कैसे होगा? डिग्री से। अब एक सूत्र जान लीजिएगा, एक तो दीप्तांश वाला नियम लगा लीजिएगा, दोनों ग्रहों के दीप्तांश जोड़ के देखना, बताया गया था किसी क्लास में ना, दीप्तांश वीडियो दिए थे। दूसरा ये है, जो ग्रह डिग्री में अधिक है वह आगे आगे चल रहा है, और जो ग्रह डिग्री में कम है वह उसके पीछे चल रहा है, उसको क्या कर रहा है? अनुसरण कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है भैया। तो हम आपसे आगे आगे चल रहे हैं और आपकी डिग्री हमसे कम है, आप हमको फॉलो करेंगे। यहाँ पर यह समझ के रखना है, जो आगे चल रहा है यानी उसके पास हुनर अधिक है, पीछे वाला उसको फॉलो कर रहा है। जो ग्रह अंश में आगे होगा ना, वह अपने गुणों को पीछे वाले ग्रह को दे देगा। मुख्य बात यही है। क्योंकि जो पीछे चल रहा है वो, जैसे आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्या होगा, आप हमारे गुणों को ग्रहण कर लेंगे। ये विष नवमांस देखना, उग्र तीक्ष्ण देखना, ये सब मेरे ही गुण आप ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपने ही गुण आप में डालने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो फॉलोवर होता है, फॉलोवर मतलब पीछे वाला ग्रह, फॉलोवर जो होता है वह आगे वाले ग्रह के गुणों को ग्रहण करता है। ठीक है, बृहस्पति सूर्य के गुणों को ग्रहण करेगा। सूर्य अपने गुणों को किसे देगा? बृहस्पति को। अब दूसरी बात आती है, विल ही मेक गुड यूज ऑफ दैट क्वालिटीज और विल मेक बैड यूज। अच्छा उपयोग करेगा कि बुरा उपयोग करेगा? सूर्य के गुणों को गुरु ग्रहण करेगा। अगर वे दोनों ग्रह मित्र हुए तो गुड यूज होगा क्वालिटीज का। अगर पीछे वाला ग्रह आगे का शत्रु है तो यह अपने गुण को इसमें भेजेगा, चूंकि ये इसका शत्रु है तो वह इसके कारकत्व को बिगाड़ के देगा। सूर्य और शनि की युति है, दोनों विरोधी हैं। अब आप क्या चाहेंगे? सूर्य के गुणों को शनि अपनाए तब ठीक है कि शनि के गुणों को सूर्य अपनाए? इन जनरल देखिए, आप हर कोई चाहेगा, सूर्य प्रकाशित ग्रह है, राजा है, एक सात्विक ग्रह है, ईश्वरीय ग्रह है, तो सूर्य के गुण को शनि अपनाए, यही सब चाहेंगे। क्योंकि शनि तो पहले से अंधकार है ही, अगर सूर्य इसके गुणों को अपनाएगा तो इसका भी प्रकाश फीका पड़ेगा। तो यहाँ पर सूर्य शनि की युति वैसे ही गड़बड़ है, प्रकाश और अंधकार का मेल है। लेकिन अगर शनि आगे हुआ और सूर्य पीछे हुआ तो ज्यादा गड़बड़ फल है।
क्योंकि आगे जो चल रहा है वो अंधकार का कारक है। शनि अपने गुणों को सूर्य में सप्लाई करेगा। अगर सूर्य आगे है तो निराशा के बाद प्रकाश आएगा जीवन में, क्योंकि इस शनि के अंदर अपने गुणों को ये भर रहा है। शनि उन गुणों का कुछ मिसयूज भी करेगा, क्योंकि ये सूर्य का मित्र नहीं है। ये सूर्य और गुरु वाले कंडीशन में बहुत अच्छा फल आएगा। इसमें भी सूर्य शनि को अच्छा बनाने का प्रयास करेगा। सूर्य और गुरु की युति क्यों बहुत अच्छी मानी जाती है? गुरु और चंद्रमा की युति क्यों अच्छी मानी जाती है? क्योंकि दोनों मित्र हैं। तो ये चीज ग्रह की युति में जानना है। 3 ग्रह को ले लीजिए, यहीं पर सूर्य है, गुरु है, हम मान लेते हैं बुध भी है। बुध की डिग्री है 5। आप बताइए गुणों के ग्रहण करने का क्रम क्या होगा? सूर्य के गुण को कौन ग्रहण करेगा? गुरु। और गुरु के गुण को कौन ग्रहण करेगा? बुध। करेगा ना? लेकिन एक चीज आप नहीं सोच पाए, ये जब बुध ने सूर्य के गुणों को ग्रहण किया ना, बुध ने गुरु के गुणों को ग्रहण किया, तो सूर्य का भी गुण इसमें आ गया है भैया। क्यों? बुध 5 अंश का है, गुरु आगे है 9 अंश का। गुरु अपने गुण तो भेजेगा इसमें, लेकिन गुरु तो पहले से ही सूर्य का गुण लेकर के बैठा है, तो ये गुरु के गुण भी इसमें जाएंगे। और चूंकि गुरु पहले से सूर्य का गुण लिया है, वो भी जाएगा। यानी दशा में क्या होगा? सूर्य का जो फल है वह गुरु की दशा में भी मिलेगा, गुरु का फल और सूर्य का फल बुध में भी मिलेगा। निर्भर करेगा ये जो युतियां बन रही हैं वो शुभ युति हैं, मित्र शत्रु की हैं कि कैसी हैं। इसको थोड़ा ध्यान से नोट करके लिख लीजिएगा। 2-3 ग्रहों की युति में असर डालेगा। ये असर कितना होगा गुणों को ग्रहण करने का, इसको ग्रहों के दीप्तांश से निकालेंगे। दीप्तांश के क्षेत्र में आ गया तो जान लीजिए पूर्ण गुणों का आदान प्रदान हो गया है। महेश गुप्ता जी, शनि चंद्रमा साथ में है, बताइए कौन सा आगे रहे तो गनीमत है और कौन सा पीछे रहे? चंद्रमा आगे रहे तो ठीक है, चंद्रमा अपने गुणों को शनि में भरे तो ठीक है। शनि आगे हो गया तो शनि अपने गुणों को चंद्रमा में भेजेगा, मन को और दुखी करेगा। अब आप प्रेडिक्शन आपको करना है, गुरु भी हो गया, शनि भी हो गया, चंद्रमा, तीनों एक साथ हैं कुंडली में। 2 कुंडली आपके सामने है, दोनों में यह योग है। फल दोनों में अलग अलग आएगा। एक ज्यादा मानसिक पीड़ा में हो सकता है दिखे, एक कम दिखे। उसमें यही देखना है कि कौन अपने गुणों को अगले में सप्लाई कर रहा। गुरु चंद्रमा शनि की युति में चंद्रमा सबसे हायर है डिग्री में, उसके बाद गुरु है, तब शनि है। अब विष दोष कोई खास मायने नहीं रखता, इसमें असर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा सबसे आगे है, उसके पीछे गुरु है, तब शनि है। तो चंद्रमा अपने गुणों को गुरु में भेज देगा और गुरु चंद्रमा का और अपना गुण शनि में भेज देगा। तो अब यहाँ विष दोष चिल्ला के मानसिक व्यथा पीड़ा नहीं बोलने, असर आएगा, एक ही राशि भाव में है। दीप्तांश देख लेंगे, चंद्रमा और शनि का दीप्तांश जोड़ेंगे, क्षेत्र में आ रहा है कि नहीं आ। बात समझ में आई अरविंद कंबोज जी? तो ये 2 ग्रहों की युति में इस प्रकार से देखेंगे। रिंकू जी, नहीं समझ में आया? इस पे कल वीडियो भी बना के आप लोगों को लिंक दे देंगे, ठीक है? इस पे बोर्ड पे वीडियो बनाएंगे 2 ग्रहों की युति में
अंशों का झमेला। ये तो हो गया, और ये हो गया। अब क्लास का टाइम हो गया खत्म, आप लोग सवाल पूछ लिए, अब जाएंगे हम भी विश्राम करने। और क्योंकि ये एक नया विषय था, खत्म हुआ, अब हम पांचवें भाव की व्याख्या पे चलेंगे। उसके पहले आप लोगों को एक डाउट का क्लास दे देंगे, फिर पांचवें पे चलेंगे। पांचवें में मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होगा? मुख्य विषय संतान होगा, संतान होने में आने वाली बाधाएं। ठीक। दूसरा, बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट पे और बोलेंगे। पहली संतान, दूसरी संतान क्या होगी, कहाँ से विचार करेंगे, कौन सी संतान अंतिम हो सकती है जीवन की, इस पे विचार करेंगे। संतान का नष्ट होना, और संतान आपकी कौन सी आपके लिए ज्यादा सेवा भाव रखेगी, या कौन सी संतान का स्तर ज्यादा अच्छा या बुरा हो सकता है, इन्हीं विषयों पर चलना है। ज्यादातर क्वेश्चन पंचम भाव के ज्यादा आते हैं, द्वितीय भाव के आते हैं, चौथे भाव के आएंगे, सातवें के आएंगे, दसवें के आएंगे। विवाह शादी से जुड़ा, संतान से जुड़ा, भूमि भवन वाहन से जुड़ा, धन वाला, क्योंकि उसमें कर्ज भी जुड़ जाता है, तो धन कर्ज दोनों द्वितीय से। और कैरियर व्यवसाय नौकरी को लेकर के। जेल वोल वाला प्रश्न कभी कभार आएगा अगर कोई गया है। इन जनरल कोई ऐसे प्रश्न थोड़े पूछता है, गुरुजी जब मैं कब जेल जाऊंगा, मैं कब प्रमोशन होगा, ऐसा पूछते हैं। जेल वाला प्रश्न तो आता है जब लोग सामने खतरा होता है तब। अब आज डाउट नहीं लेंगे, हमको ये कुछ है, संकल्प वगैरह कराना है। फोन आ रहा है उनका। कल डाउट का सेशन रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।